बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं और इसको काफ़ी टेम्परेचर पे हीट करते हैं या इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, और जब ये डी एक्साइट होती है यानी लाइट एमिट कर रही होती है तो इससे एमिटेड लाइट ब्लू कलर की होती है। ये blue colored emitted light from the hydrogen, when it is passed through spectrometer, then a number of lines are produced. These are called spectral lines. 1913 से कबल जब अभी बोहर का मॉडल डिस्कस नहीं हुआ था, 4 किस्म की ये लाइनें डिस्कवर हो चुकी थी, और 1913 के बाद ये 5वीं लाइन भी डिस्कवर हो गई है। बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं, इसको समझने के लिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल का सहारा लेते हैं। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड सो ऑन, आगे बहुत सारे शेल्स हैं अप टू इन्फिनिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होता है और वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है। जब हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, या जंप करके थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, या फर्स्ट से जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा, या फर्स्ट से जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा। इस तरीके से जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमें ये वाली फर्स्ट लाइन देगा या फर्स्ट सीरीज की ये लाइंस देगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जो सेकंड ऑर्बिट में जा चुका था वो जंप करके फर्स्ट में वापस आए, या इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड में गया वापस फर्स्ट में आए, या जंप करके यहाँ से फोर्थ में गया और डी एक्साइट होके फोर्थ में गया, डी एक्साइट होके यानी एनर्जी एमिट करके वापस फर्स्ट में आए, या एक्साइट होके फिफ्थ में गया और डी एक्साइट होके दोबारा फर्स्ट में आए। तो ये जो लाइन एमिट करेगा, जो फोटॉन एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ तो होगी। तो ये डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ की हामिल वेव्स खारिज करेगा या फोटॉन खारिज करेगा, लिहाजा हमें बहुत सारी यहाँ पे लाइंस मिलेंगी। तो इन लाइनों का जो सबब है वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होके ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाना और डी एक्साइट होके वापस आना। चूँकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा डी एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन का अपर शेल्स से या अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के बायस ये लाइनें बनती हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके थर्ड में जाए और वापस सेकंड में आए, या जंप करके फोर्थ में जाए वापस सेकंड में आए, जंप करके फिफ्थ में जाए, सो ऑन आगे किसी और में जाए और वापस सेकंड में आए, तो इस तरीके से हमें सेकंड सीरीज की लाइंस मिलेंगी। और इसको मज़ीद बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए हमने ऑर्बिट्स को ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट सीरीज़ है जिसको लाइमैन सीरीज़ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गया, फर्स्ट में वापस आया, थर्ड में गया, फर्स्ट में वापस आया, फोर्थ में गया, फर्स्ट में वापस आया, एंड सो ऑन, इन्फिनिट में गया और फर्स्ट में वापस आया। तो ये लाइनें मिलती हैं। इन लाइनों को ग्राफ के अंदर यहाँ ऐसे भी शो किया गया है स्पेक्ट्रम के अंदर, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, और इसको यहाँ भी हमने मज़ीद वाज़े तौर पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इनकी वजाहत बोहर के मॉडल के बग़ैर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्बिट्स के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी। जब भी सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो फिक्स अमाउंट की एनर्जी एमिट करेगा, डेल इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा। तो इस तरीके से हमें ये लाइमैन सीरीज़ की लाइनें मिलेंगी, और ये सारी यूवी रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। यूवी रीजन को हम खुली आंख से चूँकि नहीं देख सकते, स्पेक्ट्रम इसका स्टडी हो सकता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर इसको रीड कर लेता है और हमें
स्क्रीन पे इसका जो ग्राफ देता है उस पर उसकी हार्ड कापी भी बनाई जा सकती है। इसी तरीके से लाइन है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट से थर्ड में गया और वापस सेकंड में आया, या जंप करके फोर्थ में गया सेकंड में वापस आया, फिफ्थ में गया सेकंड में वापस आया, सो ऑन अप टू इन्फिनिट, इन्फिनिट में गया सेकंड में वापस आया, तो लाइनें जो मिलेंगी इनको हमने सेकंड सीरीज़ की लाइंस कहा है और इसको बामर सीरीज़ के नाम से जानते हैं। और ये सारी लाइनें विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती हैं और इनको हम देख सकते हैं, यानी ये 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं और यहाँ इनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होती है। इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में जाए और वापस थर्ड में आए, फिफ्थ में जाए थर्ड में वापस आए, सिक्स्थ में जाए थर्ड में आए, सो ऑन इन्फिनिटी में जाए वापस थर्ड में आए, पास्टन सीरीज़, या किसी हायर में जाए और वापस फोर्थ में आए, या किसी हायर में जाए और वापस फिफ्थ में आए, तो इसके केस में ब्रैकेट सीरीज़, और लास्ट के केस में पफंड सीरीज, या इसको हम पी फंड सीरीज़ का नाम भी देते हैं। पास्टन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़ की सारी लाइनें इंफ्रा रेड रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। ये भी खुली आंख से नज़र नहीं आती, ये भी नहीं आती। स्पेक्ट्रोमीटर इनको रीड कर सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक मशीन है, ये फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका ग्राफ भी बना सकता है और फाइनली हमें इसकी हार्ड कापी भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आए तो जो लाइन बनाएगा जिस वेवलेंथ की या वेव नंबर की, उसको एच अल्फ़ा लाइन, फोर्थ से सेकंड में आए तो इसको एच बीटा लाइन, और इसी तरीके से फिफ्थ से सेकंड में आए एच गैमा, सिक्स्थ से सेकंड में आए एच डेल्टा, सेवन्थ से सेकंड में आए एच ओमेगा एंड सो ऑन। इन लाइनों को नाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है, इन्फिनिट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आए तो इसको हम लिमिटिंग लाइन कहते हैं। लिमिटिंग लाइन किस सीरीज की है? लाइमन सीरीज की। ये लिमिटिंग लाइन, ये भी लिमिटिंग लाइन है, किसकी है? बामर सीरीज की। ये लिमिटिंग लाइन है पास्टन सीरीज की, ये लिमिटिंग लाइन है ब्रैकेट सीरीज की, और ये लिमिटिंग लाइन है पी फंड सीरीज की। तो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, वो ये है कि बामर सीरीज की तमाम लाइंस विजिबल रीजन में फॉल करती हैं मां सिवाय लिमिटिंग लाइन के। लिमिटिंग लाइन ये यूवी रीजन में एग्जिस्ट करती है। ये अक्सर व बेशतर एमसीक्यूज में एनुअल एग्जाम में ये बात पूछी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा ट्रांजिशन करके जंप करके, तो उसकी डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? थर्ड से फर्स्ट में आएगा क्या वैल्यू होगी? फर्स्ट से फोर्थ से फर्स्ट में आएगा क्या वैल्यू होगी? और लिमिटिंग लाइन की डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? इसी तरीके से बामर सीरीज़ में थर्ड से सेकंड में आ रहा है, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? एच बीटा लाइन की एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? एच गैमा लाइन की क्या होगी? और अदर सीरीज़ में भी डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? जैसे ब्रैकेट सीरीज़ में अगर जंप करके फिफ्थ से फोर्थ में आता है, पी फंड सीरीज़ में अगर सेवन्थ से जंप करके 5 में आता है, तो क्या डेल्टा ई की वैल्यू होगी? इनको कैलकुलेट करते हैं हम और इसकी फाइनल जो इक्वेशन बनती है उसको डिराइव करते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन, E इज़ इक्वल टू माइनस जी स्केयर ई रेज़ पावर 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर n स्केयर h स्केयर। इसको हम ऑलरेडी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के टॉपिक में डिराइव कर चुके हैं। तो इसको E1 कह दिया, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में N1 ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। N2 ऑर्बिट में ये वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यहाँ भी एनर्जी की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी जस्ट डिपेंड ही n पे करती है। इसकी भी डिस्कशन ऑलरेडी डिटेल से हो चुकी है। E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n, इसको हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। एक बात इसमें याद रखनी है कि N1 से यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट मुराद नहीं होता और N2 से सेकंड ऑर्बिट मुराद नहीं होता। N1 से मुराद होता है लोअर ऑर्बिट और N2 से मुराद होता है अपर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट।
इसी चीज़ को हम वाज़े करते हैं, E2 माइनस E1 ये डेल्टा E बन जाएगी। E2 की वैल्यू ये माइनस फार्मूले का, और ये E1 की वैल्यू तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, ये माइनस। अगर हम चाहें तो इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। फाइनल वैल्यू हमारे पास ये बनती है। तो मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, N1 से मुराद लोअर ऑर्बिट में है जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, और N2 से मुराद हायर ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंपिंग स्टार्ट करता है। इस सारी की वैल्यू ये जा बनती है यहाँ प्लस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और बाकी डेल्टा E डिपेंड करेगी N1 पे और N2 पे कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर हम लाइमैन सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो N1 से मुराद होगा फर्स्ट ऑर्बिट, और N2 से मुराद होगा एनी हायर ऑर्बिट जिससे इलेक्ट्रॉन आता है। वो सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में भी आ सकता है, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हम बामर सीरीज स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे N1 से मुराद हो जाएगा टू लोअर ऑर्बिट, क्योंकि बामर सीरीज़ में सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आके फॉल करते हैं, और N2 से मुराद कोई हायर ऑर्बिट होगा। ज़ाहिर है हायर ऑर्बिट नंबर 2 से ऊपर होगा, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसी तरीके से पास्टन सीरीज़ में N1 से मुराद होगा 3, और N2 से मुराद होगा 4, 5, 6, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज़ में N1 से मुराद होगा 4, और ये 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। और पी फंड सीरीज़ में N1 से मुराद होगा 5, और N2 से मुराद होगा 6, 7, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं E इज़ इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है, या डेल E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ डेल E की जगह पे हम एच न्यू लिख सकते हैं, और H को इस तरफ ले आएँ तो ये से मल्टीप्लाई होकर इसको क्यूब बना देगी। और हाइड्रोजन एटम के लिए हम Z की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाए तो वो जो वेव एमिट करेगा उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसको इस फार्मूला से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। और फाइनल चीज़ है यहाँ पे वेव नंबर। चूँकि जब स्पेक्ट्रम स्टडी किया जाता है तो ज़्यादातर वो वेव नंबर की शक्ल में होता है, लिहाजा इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। वेव नंबर को न्यू बार से ज़ाहिर करते हैं, और ये F इज़ इक्वल टू सी न्यू बार के बराबर होते हैं। इसको आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा जिस तरीके से होता है पेंडुलम वाले चैप्टर फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा। हम इसको लिख सकते हैं न्यू इज़ इक्वल टू C ओवर लैम्डा, या C इंटू 1 ओवर लैम्डा। 1 ओवर लैम्डा ही तो न्यू बार होता है, C न्यू बार। तो इस तरीके से हमने चूँकि न्यू बार मालूम करना है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम इसकी वैल्यू C न्यू बार लिख सकते हैं। न्यू बार हमने मालूम करना है, C को इस तरफ ले आएंगे। H की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम वाकिफ़ हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम वाकिफ़ हैं। 8 एक डिजिट है। वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू नोन है, हम चंद रोज़ कबल इसको स्टडी कर चुके हैं। प्लांक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन दोनों कांस्टेंट से भी हम वाकिफ़ हैं। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 6.625 10⁻34 जूल / सेकेंड, इन सब चीज़ों से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इन सब कांस्टेंट्स को अगर यहाँ पे पुट करें और इनकी वैल्यू को मालूम करें तो ये जा बनती है 1.09678 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स वैल्यू होती है वेव नंबर की, और ये सबसे पहले चूँकि साइंटिस्ट रेडबर्ग ने मालूम की थी और उसी के नाम से ये रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानी जाती हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू बार इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा R रेडबर्ग के नाम पे,
इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², या इसकी यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर इशारिया को हम 2 डिजिट राइट साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 109.678 और इसकी पावर 2 डिजिट कम हो जाएगी इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। तो दोनों तरीक़ों से इसको लिखना परमिटेड है, दुरुस्त है। अब क्वेश्चन पैदा होता है लाइमैन सीरीज़ जो कि फ़र्स्ट सीरीज़ है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है यानी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो उस वक्त वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करते हैं। हायर ऑर्बिट सेकंड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पुट करेंगे हम सेकंड 2², और यहाँ फर्स्ट में आ रहा है तो यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, ये 1² 1, 2² 4, तो इसका फिर एलसीएम ले लिया जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 - 1 यानी 1/4, ये 4 - 1/4, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो बनती है 3/4। इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड से जब जंप करके फर्स्ट में आता है तो यहाँ इसको लिया जा सकता है, ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/9, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 9, ये बन जाएगा 9 - 1 8/9। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू ये बनेगी। फोर्थ में जंप करके 1 में आए तो यहाँ 1/4² 16 और 1/1 16 एलसीएम आएगा, 16 - 1 15/16। ये इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू बनेगी और उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। लिमिटिंग लाइन क्या है, इन्फिनिट से जंप करके फर्स्ट में आ रहा है 1/1 1, 1/∞, ये तो सारा कुछ हो जाएगा 0, तो 1/1 को यहाँ पे एज सच रहने देंगे, तो ये 1/1 1 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज सच रहेगी। यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वही वेव नंबर की वैल्यू है। किसके लिए? फॉर द लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड आउट द लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज, लिमिटिंग लाइन से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट ऑर्बिट से जंप कर रहा है और आ किस में रहा है, चूँकि लफ्ज़ बोल दिया गया है लाइमैन सीरीज़, तो लाइमैन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो इस तरीके से हम इसको ईजिली मालूम कर सकते हैं। बामर सीरीज़ के लिए क्या होगी, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन तो होगी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करके सेकंड में आएगा, क्योंकि बामर सीरीज़ के लिए लोअर वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, n1 की वैल्यू 2 रहेगी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थर्ड से 2 में। 1/3², 1/2², इस तरीके से इनका एलसीएम लेंगे, ये 9, ये 4, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 एलसीएम आपको लेना आता है, ये वैल्यू आ जाएगी। और 4 से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आए, वैल्यू ये 5th से सेकंड में आए, इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इन्फिनिट ऑर्बिट से जंप करके 2 में आए। लिमिटिंग लाइन क्या है, 1/∞² 0, 1/2² 4, इसको डिवाइड करेंगे, ये तो 27.421 × 10⁻5 मीटर इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है, अगर इसको आप कन्वर्ट करें, न्यू बार को कन्वर्ट करें फ्रीक्वेंसी में, इसका फार्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी = C न्यू बार, तो यहाँ पे न्यू बार की वैल्यू ये आ जाएगी और 3 × 10⁸8, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी से हम फिर वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं, जो कि होगा C = न्यू लैम्डा, या V = f लैम्डा, या C = न्यू लैम्डा, लैम्डा = C/न्यू। इस तरीके से जब हम लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू जो बनती है लेस देन 400 नैनोमीटर। तो ये इस तरीके से यूवी रीजन में फॉल करती है। तो ये वाहिद लाइन है बामर सीरीज़ की जो यूवी रीजन में फॉल करती है। और इसी तरीके से हम पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ के लिए भी कुलिया लगा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।